हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री अडेप्ट का ये जो रिवीजन सीरीज हमने चलाया है, इसका अगला एपिसोड गैसियस स्टेट में आपके सामने लेकर के आ गया हूं। अब गैसियस स्टेट हम फटाफट रिवाइज करेंगे और इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन खतरनाक वाले वो करेंगे और इससे हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कुछ भी गैसियस स्टेट से आ जाए, हमारा जेईई मेन में इस बार गलत नहीं होना चाहिए। ये हमने अपने आप से वादा कर रखा है और जिस तरह से हमारे पुराने क्रांतिकारियों ने क्रांति करी थी देश को आजाद करने की, जैसे भगत सिंह था, उसी प्रकार से आपको क्रांति करनी है इस बार केमिस्ट्री में मार्क्स लाने की। वॉट एवर द कंडीशंस आर, वॉट एवर द सिचुएशंस आर, मैं कुछ भी कर दूंगा पर केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स आने चाहिए। जो लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री में मार्क्स नहीं आते, इस बार हम ये प्रूव करेंगे कि हाँ, सबसे ज्यादा मार्क्स ही केमिस्ट्री में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम बिना वक्त गवाए। आइए, वही आपसे हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम ये सब करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, बटन ही तो दबाना होता है, ऐसे बटन भी नहीं दबाना होता है, स्क्रीन पर ऐसे टिप करना होता है, तो कृपया उसको टिप कर दें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मोटिवेशन मिलता है। ठीक, शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज से। सबसे पहले आइडियल गैस लॉज की बात करेंगे। पहला नियम बॉयल्स लॉ था। बॉयल साहब ये कहते थे कि जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बॉयल साहब का ये कहना था कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया P इक्वल टू एनआरटी का हो तो आप कह देंगे P इक्वल टू एनआरटी इंटू 1/V। इसमें और इसमें रिलेशन है, तो इसका मतलब मोल और टेम्परेचर जो है वो दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। तो यही लिखा हुआ है कि मोल नंबर ऑफ मोल्स और कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे आप अगर प्रेशर और वॉल्यूम का। अगर आपको टेम्परेचर में रिलेशन करना है तो आप एक फिक्स कर दीजिए वॉल्यूम। जैसे मान लो कि मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, मैंने वॉल्यूम ये वाला वैल्यू फिक्स कर दिया। अब आप इससे ऊपर बढ़िए। अगर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पर प्रेशर का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पर अगर प्रेशर का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, अवश्य ही वहां टेम्परेचर क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा। दैट्स व्हाई T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। इसी प्रकार से इसमें और पीवी का प्रोडक्ट जो होगा, क्योंकि ये वाला चीज तो कांस्टेंट K के बराबर है, तो आप कहेंगे पीवी का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट K होगा, किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? चलिए, पहला नियम बॉयल्स लॉ की सफलता के बाद अगले नियम की तरफ चलते हैं और अगला नियम सेकंड लॉ कहता है मेरे पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स क्या कहता है? चार्ल्स साहब ये कहते हैं कि वॉल्यूम जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आप यहां से लिखेंगे V बराबर NR/P इंटू T। इस तरह से वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब ये वाला चीज जो होगा वो कांस्टेंट होगा और V/T का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट K के बराबर होगा। अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इस तरह से आएंगे। अब वही टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए आप इस चीज को आगे बढ़ाइए और आप पाएंगे कि अगर वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम ज्यादा है, दैट मींस अवश्य ही प्रेशर कम रहा होगा। यहां पर आप लिख देंगे P3 कम है, P2 ज्यादा है और P1 सबसे ज्यादा है। इस तरह से यहां पर जो टेम्परेचर बिठाया जाता है वो किस में बिठाया जाता है? केल्विन में। तो 0 केल्विन बिठाएंगे तब वॉल्यूम क्या होगा? 0 होगा। 0 केल्विन बिठाएंगे तब वॉल्यूम क्या होगा? 0। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको पता है कि टेम्परेचर कितना होगा? 273 केल्विन पर वॉल्यूम 0 नहीं होगा। दैट्स व्हाई अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर लेकर के ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि -273 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 0 केल्विन। क्लियर? दैट इज द चार्ल्स लॉ। अगले नियम की तरफ चलते हैं फटाफट। अगला नियम मेरे पास है गैलुसैक्स लॉ। गैलुसैक क्या कहता है? गैलुसैक वॉल्यूम और टेम्परेचर, जैसे इससे पहले वॉल्यूम और टेम्परेचर किया वैसे ही गैलुसैक साहब प्रेशर और टेम्परेचर में बात करते हैं। ये बताते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? T के। ये आ जाएगा P बराबर NR/V इंटू T, यानी ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा K और P/T का प्रोडक्ट जो होगा P/T जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट K के बराबर होगा। इसी प्रकार से प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन। वॉल्यूम अगर मैं लिख दूं यहां पर V1 V2 V3, मान लो मैं V1 V2 V3 लिख देता हूं यहां पर, तो किस प्रकार से करेंगे आप? टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट करते हुए इस ग्राफ को इस तरह से आगे बढ़ा लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, बहुत सरल की पॉइंट दे रहा हूं यार। हाँ, यहां पर अगर प्रेशर ज्यादा हुआ है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो वॉल्यूम क्या रहा होगा? कम रहा होगा। दैट्स व्हाई आप लिखेंगे यहां पर V1 कम है, V2 ज्यादा है और V3 सबसे ज्यादा है। P/T जो होगा वो कांस्टेंट K के बराबर होगा। ये है गैलुसैक्स लॉ। इसके बाद अगला नियम है मेरे पास एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो ये कहता है, एवोगैड्रो क्या कहता है? आइए, एवोगैड्रो ये कहता है कि
4 कंटेनर है आपके पास, अगर चारों में गैसेज के मोल बराबर हैं, चाहे गैसेज कोई भी हो, कोई भी गैस हो, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर हीलियम है, यहां पर F2 है और यहां पर Ar है, कोई भी गैस हो, अगर उनके मोल बराबर हैं तो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, बराबर होगा। यही कहता है कि सैंपल ऑफ डिफरेंट गैसेज व्हिच कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या मोल, एनी कॉम्प्लेक्सिटी, साइज, कुछ भी हो, ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम एट सेम टेंपरेचर और प्रेशर। अगर उनका टेंपरेचर प्रेशर सेम रखा जाए तो ये सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे मैं अगर एसटीपी रख दूं तो सबका 22.4 वॉल्यूम आ जाएगा। दैट इज द एवोगैड्रोस लॉ। क्लियर? आगे चलते हैं, अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम चारों नियमों को मिला करके, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, चारों को अगर आप मिला देते हैं तो आपको एक इक्वेशन नजर आ जाती है। दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइए, आर गैस कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। जेईई मेन में सीधा ये प्रश्न पूछ लिया गया था, सिर्फ यही प्रश्न था कि आर का वैल्यू बताओ कितना, और उसमें ऑप्शन जे 8.314 भी था और पहला ही ऑप्शन था 0.08121, लेकिन उसमें मेरे भाई सिर्फ लीटर एटीएम लिखा हुआ था। यूनिट का विशेष ध्यान रख लेना। और कई सारे बच्चों ने पहला ही ऑप्शन टिक कर दिया था, गलत हो गया था बेटा, गलत हो गया था, क्योंकि पर मोल पर केल्विन भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ज्यादा समझदारी भी कई बार खतरनाक हो जाती है। चलिए आइए, तो आर का वैल्यू ये और टेम्परेचर केल्विन में बिठाना होता है। तीनों नियमों को मिला करके, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इन सबको मिला लोगे तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू एनआरटी आपको मिल जाएगी गैसियस लॉज को मिलाने पर। क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं, अगला है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये कहता है कि ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल। यानी आपके पास अगर कंटेनर में 5 प्रकार की गैसेस भरी पड़ी हैं तो जो टोटल प्रेशर होगा वो हर गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल आएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 इस तरह से। और पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है किसी एक मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर होगा मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर। क्लियर? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। उसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज, ये कहता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज केटीजी, ये कहता है गैसेज आर मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल व्हिच आर वेरी स्मॉल एंड परफेक्टली हार्ड स्फीयर्स। ठीक है, ये जो होते हैं, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं और लार्ज नंबर के कई सारे। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द स्पेस बिटवीन द एटम्स। ये कहता है कि मतलब अगर इसको मैं छोड़ू थ्योरी को और आपको बिल्कुल देसी में मैं समझाता हूं, और ये कहता है केटीजी कि जो गैस का मॉलिक्यूल होता है ना, गैस का मॉलिक्यूल वो बिल्कुल आत्मा की तरह होता है। आत्मा देखिए, आत्मा पुरानी फिल्मों में दिखाते थे, जैसे आत्मा यहां खड़ी है, तुम ऐसे चलते हुए आए, आत्मा के आर पार निकल गए, आत्मा के आर पार निकल गए। आत्मा कोई वॉल्यूम ही नहीं होता, आत्मा कोई जगह ही नहीं घेरती। तो बस यही कहता है, बोला गैस के मॉलिक्यूल बिल्कुल आत्मा की तरह होते हैं, अगर वो किसी से टकरा भी गए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं कोलिजन, और बोला हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहते हैं। ये बोला केटीजी, बोला मैं नहीं बोला, बोला इस तरह से केटीजी ने जब डेराइव किया फॉर्मूले तो स्ट्रेट लाइन मानते हुए डेराइव किया कि स्ट्रेट लाइन मूवमेंट होता है। इसी ने डेराइव करे थे सारे फॉर्मूले, केटीजी से ही डेराइव होते हैं, जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो अपन कर रहे थे वो। ठीक है, अच्छा अब सुनो क्या होता है। बोला दो मॉलिक्यूल टकरा भी गए तो कुछ नहीं होगा, कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, और इनका खुद का जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम की अपेक्षा क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए किसी आइडियल गैस के सामने दूसरी आइडियल गैस हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो पूरी जो फ्री स्पेस होता है, दैट इज द फ्री स्पेस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। फ्री स्पेस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और यही था आइडियल गैस और रियल गैस में। रियल गैस ये कहता है कि नहीं ऐसे कैसे, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो फ्री स्पेस जो होगा अब उतना नहीं होगा जितना आइडियल गैस में। आइडियल गैस में तो पूरा कंटेनर फ्री स्पेस है। अब रियल गैस में अगर तुम फ्री स्पेस की बात करोगे तो अब खुद ने ऑक्यूपाई कर लिया तो वो तो कम हो जाएगा। अब तुम्हें वॉल्यूम अगर बराबर चाहिए तो रियल गैस का वॉल्यूम तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा। क्लियर? इस तरह से होता है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अगला है मेरे पास द काइनेटिक इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ गैसेस ऑफ मॉलिक्यूल। 3 प्रकार की वेलोसिटी होती है मेरे पास। मैंने फॉर्मूले नहीं लिखे हैं जानबूझ के, क्योंकि मैं आपको अभी की पॉइंट बताने वाला हूं। देखो ध्यान से, हाँ जी, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, बताओ, देखो की पॉइंट है तो मेरे भाई जिंदगी है। एक की पॉइंट दे रहा हूं, RAM, राम 382 √8 RT अपॉन M, सॉरी √RT अपॉन M और 8 के नीचे पाई।
8 के नीचे पाई, बस यही याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। आर मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये रूट आर टी अपॉन एम सब में आएगा। 3 रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ऊपर 3 8 2 रख देना और जहां 8 है उसके नीचे पाई लगा देना। इतना सरल और कहा। तो पहला एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो कितना लिखोगे, रूट 8 आर टी अपॉन पाई एम यहां पर लिखेंगे आप। अगर आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड आरएमएस की बात करोगे तो रूट 3 आर टी अपॉन एम लिखेंगे यहां पर। और बता दीजिए अगर आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एमपीएस की बात करेंगे तो रूट 2 आर टी अपॉन एम, रूट 2 आर टी अपॉन एम। तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो मैंने आपके सामने की पॉइंट खोल के रख दिया है मेरे भाई, की पॉइंट है तो जिंदगी है, क्योंकि की पॉइंट से ही आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि जंग कैसे जीती गई, मैटर ये करता है कि जंग जीती गई या हारी गई। इसलिए की पॉइंट पर ध्यान दीजिए। आइए चलिए आगे चलते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर ओनली, एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT। और अगर आप एक मोल के लिए बात करोगे तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 3/2 RT आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर। उसके बाद है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है कि एक स्मॉल होल से गैस निकल रही है, गैस निकल रही है स्मॉल होल से, दैट इज कॉल्ड द इफ्यूजन। और इफ्यूजन के बाद गैसेज मान लीजिए मिक्सअप हो रही है, इधर से एक गैस इफ्यूज हुई, इधर से दूसरा गैस इफ्यूज हुआ, दोनों मिक्सअप हो गई, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। इफ्यूजन के बाद डिफ्यूजन होता है। और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन जो भी है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास या डेंसिटी कर सकते हो आप, मोलिकुलर मास या रूट ऑफ डेंसिटी। रूट रेट ऑफ इफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट mw, या फिर डेंसिटी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, डेंसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है Z इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी, या Z सरल शब्दों में होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट सेम प्रेशर, एट सेम प्रेशर। तो यहां से आप Z बराबर लिखते हो पीवी अपॉन nRT। अगर Z का वैल्यू 1 आता है तो रियल गैस और आइडियल गैस का रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। अगर Z का वैल्यू 1 नहीं आता तो नॉन आइडियल गैस कहलाती है, रियल गैस कहलाती है। अगर Z का वैल्यू 1 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर Z का वैल्यू 1 से कम है तो गैस कंप्रेसिबल होती है, आसानी से कंप्रेस करी जा सकती है। और Z का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा हो जाए तो गैस को कंप्रेस करना मुश्किल होता है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है मेरे सामने, रियल गैस इक्वेशन। द रियल गैस इक्वेशन P + A * n² / v² * v - nb = nRT। क्लियर, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला A and B आर वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स। उसके बाद आगे मूव करते हैं थ्योरी की तरफ और लिखा हुआ है बॉयल्स टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबेज द गैस लॉज। कोई भी रियल गैस एक लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर पर ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर पर कोई भी रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है उसे हम बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं। TB बराबर होता है A अपॉन RB। इसी प्रकार से लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन होती है, उससे ऊपर आप कितना ही प्रेशर अप्लाई कर दो, टेम्परेचर से ऊपर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, उससे ज्यादा टेम्परेचर पर कितना भी प्रेशर अप्लाई करो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। उस बॉयल्स टेम्परेचर पर जो प्रेशर होता है दैट इज द बॉयल्स प्रेशर और बॉयल्स क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। बॉयल्स टेम्परेचर ऊपर है, बॉयल्स टेम्परेचर कहता है कि रियल गैस जो होता है, रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करता है ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ प्रेशर। और उसके बाद क्रिटिकल कांस्टेंट ये कहता है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके आप उसको लिक्विफाई कर सकते हो। उसके बाद आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। उस समय जो टेम्परेचर है उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। उस समय जो प्रेशर है उसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। उस समय जो वॉल्यूम है उसे क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। तीनों के फॉर्मूले TC बराबर 8A अपॉन 27 RB, BC बराबर 3B, PC बराबर A अपॉन 27 B²। इसके बाद आगे देखते हैं थ्योरी में क्या है। थ्योरी यहीं तक खत्म और पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। If Z is the compressibility factor, van der Waals equation at low pressure can be written as, कुछ नहीं, मैं रियल गैस इक्वेशन लिखूंगा P प्लस क्या था फॉर्मूला, P प्लस
एक मोल के लिए बात करूं अगर मैं n इंटू ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर था, सॉरी a इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर था, p प्लस ए इंटू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, दिस इज द रियल गैस इक्वेशन। अगर मैं एक मोल के लिए बात कर लूं तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। मेरे भाई अगर आपने कर दिया कौन सा कंडीशन, लो प्रेशर कंडीशन कर दिया, लो प्रेशर कंडीशन कर दिया, उस समय जो रिपल्सिव फैक्टर है या जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास बहुत सारा है लो प्रेशर पर। तो लो प्रेशर पर बी फैक्टर जो है इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप लिखेंगे पीवी प्लस ए अपॉन वी इक्वल टू आर टी, एक मोल के लिए, अच्छा ये भी एक मोल हो जाएगा, एन मैंने काटा नहीं था, एक क्लियर। तो यहां से आप लिख देंगे पीवी प्लस ए अपॉन वी आर टी, डिवाइड बाई आर टी कर दीजिए पूरा इक्वेशन को, तो पीवी अपॉन आर टी, पीवी अपॉन आर टी प्लस ए अपॉन आर टी वी, ए अपॉन आर टी वी इक्वल टू 1, ए अपॉन आर टी वी इक्वल टू 1। पीवी अपॉन आर टी क्या होता है, जेड होता है, तो जेड बराबर आप लिख देंगे 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी या वी आर टी, वी आर टी। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये, अरे वाह, फोर्थ ऑप्शन में 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी फोर्थ ऑप्शन में आ गया है, यही सही जवाब है। पहला प्रश्न मेरा सही हो गया बिल्कुल एकदम। देखिए पहले प्रश्न में ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। विच इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल इन अलाउइंग जिनोन गैस टू लिक्विफाई। अगर गैस लिक्विफाई हो रहा है, बताइए कि लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है। आप कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन लिक्विड जब बन गई इसका मतलब वहां पर अट्रैक्शन था तभी तो लिक्विफाई हो पाई। गैस के मॉलिक्यूल चिपके आपस में तभी तो लिक्विफाई हुए, और चिपके किसकी वजह से, अट्रैक्शन के कारण, वही इसका आंसर है। तो कह रहा है कि विच इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल इन अलाउइंग जिनोन गैस टू लिक्विफाई। अब जिनोन कैसा है, अट्रैक्शन फैक्टर, अब अट्रैक्शन कौन कौन सा है भाई, नॉन पोलर गैस है, जिनोन कैसा है, नॉन पोलर गैस। और नॉन पोलर गैस के लिए फ्रिट्ज लंदन साहब ने बताया था, कहता कि गैस के जो इलेक्ट्रॉन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं इंस्टेंट टाइम पर, उसमें इंस्टेंट टाइम पर डाइपोल क्रिएट होता है। गैस के इलेक्ट्रॉन घूम रहे नॉन पोलर के, नॉन पोलर जिनोन था उसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे। लंदन साहब बोले कि घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ शिफ्ट हो गए इंस्टेंट टाइम के लिए, उधर बन गया नेगेटिव, इधर बन गया पॉजिटिव, डाइपोल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज द इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब उसके करीब उस समय अगर कोई दूसरा गैस का मॉलिक्यूल आ गया तो वो उस पर डाइपोल जनरेट कर देता है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एलडीएफ, लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं इसे। लिक्विफिकेशन ऑफ नॉन पोलर गैस मॉलिक्यूल के लिए एलडीएफ रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज द इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। आइए फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ जिनोन इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एलडीएफ, लंदन डिस्पर्जन फोर्स इज द रिस्पॉन्सिबल फोर्स। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर बात करें तो कह रहा है कि द टेम्परेचर एट विच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव द सेम रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अरे यार मैं फॉर्मूला भूल गया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला भूल गया। बुलाओ राम को, राम ही मदद करेंगे। राम 382 रूट आर टी अपॉन एम, ओके, और 8 के नीचे पाई, 8 के नीचे पाई, ये लो। हाँ जी, कौन सा स्पीड का बात चल रहा है रे, इसमें चल रहा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। रूट मीन स्क्वायर स्पीड आरएमएस होगा रूट 3 आर टी अपॉन एम, रूट 3 आर टी अपॉन एम। ये मेरे को फॉर्मूला मिल गया है, मेरे को फॉर्मूला मिल गया। आहा मजा आ गया, अब तो कर दूंगा। हाँ जी, द टेम्परेचर एट विच ऑक्सीजन मोलिक्यूल हैव द सेम रूट मीन स्क्वायर स्पीड एज हीलियम, सेम आरएमएस करनी है तो v वॉल्यूम वेलोसिटी किसकी, ऑक्सीजन की, इज इक्वल टू वेलोसिटी किसकी, हाइड्रोजन की, हीलियम की, बराबर करनी है 3r कट जाएगा, तो यहां पर क्या कर दोगे, T बाई एम इज इक्वल टू T बाई एम, THE अपॉन MHE, TO2 अपॉन MO2 बराबर होगा। तो यही रेशियो बराबर होना चाहिए क्योंकि यही वेरिएबल है। आओ अब कह रहा है कि हीलियम 300 केल्विन पर है, हीलियम मेरे भाई 300 केल्विन पर है, ये तो है 300 केल्विन पर, इसका मॉलिक्यूलर मास 4 है, ये टेम्परेचर तुम्हें निकालना है। और ऑक्सीजन कितना होता है, 32, ये निकल गया आंसर।
इसको सोल्व कर लेंगे आप, आपके पास आंसर आ जाएगा। आई थिंक इसका जो भी आप जब सोल्व करोगे इसको तो 2400 के आसपास इसका आंसर आएगा। देखते हैं क्या है ऑक्सीजन के पिटारे में। 2400 इज द राइट आंसर। 2400 इज द राइट आंसर। 3RT1 अपॉन M1 और 3RT2 अपॉन M2, बिल्कुल T1 अपॉन M1 और T2 अपॉन M2 करके आंसर आ जाएगा। इतना सरल की पॉइंट है तो जिंदगी है यार। अब तो बोल दो कि की पॉइंट से आंसर आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मूव करें अगर अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर अ रियल गैस एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर अगर कर दोगे तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, अट्रैक्शन फैक्टर हट जाता है और रिपल्सिव फैक्टर बना रहता है। तो यहां पर आपका जो रियल गैस इक्वेशन था P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ये तो फैक्टर रहेगा और ये फैक्टर हट जाएगा। तो यहां से बन जाएगा P इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। जब आप सोल्व करके लिखेंगे तो पीवी माइनस पीबी इक्वल टू आर टी से डिवाइड कर दीजिए। पीवी अपॉन आर टी माइनस पीबी अपॉन आर टी इक्वल टू 1, और यहां पर आ जाएगा पीवी अपॉन आर टी को क्या बिठा दोगे, पीवी अपॉन आर टी को क्या बिठा दोगे, जेड बराबर जेड इक्वल टू 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी, जेड इक्वल टू 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी। दैट इज द राइट आंसर। 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 4% सही कर लिए यार। देखो आओ, z इक्वल टू 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मैं मूव करूंगा बिना रुके। वैल्यू ऑफ, अरे ये वो वाला सवाल है जिसकी मैं बात कर रहा था यार। वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर, और पहला ही ऑप्शन 0.0821 लीटर एटीएम, लेकिन लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन नहीं लिखा, इन्होंने बेवकूफ बना दिया। और हमारे जैसे कितने करियाटिक, हाँ देखो 8.3 जूल पर मोल केल्विन, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कर चुका हूं। इतने सरल सवाल पूछे जाते हैं यार। 8.314। अगला प्रश्न है बाय हाउ मेनी फोल्ड्स, by how many folds the temperature of a gas would increase when the root mean square velocity of the gas molecule in a container of a fixed volume is increased from इतना इतना इतना। एक ही गैस है, एक ही गैस है। देख लेते हैं क्या रिलेशन है। कौन सा स्पीड का बात कर रहा है, कौन सा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस की बात कर रहा है। आरएमएस तो रूट 3 आरटी अपॉन एम ही था। आरएमएस था रूट 3 आरटी अपॉन एम, ठीक है। अब कह रहा है कि आरएमएस आपने कितने इंक्रीज कर दिया, 5 इंटू 10 टू का पावर 4 से कितना कर दिया, 10 इंटू 10 टू का पावर 4 कर दिया। तो आरएमएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, रूट ऑफ टेम्परेचर के, रूट ऑफ टेम्परेचर के। आरएमएस का स्क्वायर 1 अपॉन आरएमएस का स्क्वायर 2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं आराम से, क्या दिक्कत है। हाँ जी, बड़ा वाला ऊपर ले लो यार, 2 डिवाइड बाई 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिवाइड बाई 1 कर लो, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, व्हाटएवर दैट, आप इसको सोल्व कर लोगे। हाँ जी, 1 वाला कौन सा, तो 10 इंटू 10 टू का पावर 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 टू का पावर 4, इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 पर टेम्परेचर कितना है, 5 पर टेम्परेचर कितना है बाय हाउ मेनी। यहां पर 5 वाले को टेम्परेचर T मान लेता हूं यार, इसको टेम्परेचर T1 T2 मान लेता हूं, और इसको T1 इसको T मान लिया मैंने, है ना। और T, और ये हो गया मेरे पास T प्राइम मुझे कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको कितना करना है स्पीड, 10 इंटू 10 टू का पावर 4। तो 10 इंटू 10 टू का पावर 4 कितने टेम्परेचर पर है, बस यही तो निकालना है। 5 इंटू 10 टू का पावर 4 T टेम्परेचर पर है, तो इतनी कितने टेम्परेचर पर है, मैंने मान लिया T प्राइम पर है। जब आप इसको स्क्वायर करोगे, अच्छा ये तो एक कट जाएगा, ये आएगा 100 और ये आएगा 25, यानी 1/4, सॉरी 100 और 100 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 25, यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ये। तो 4 इज इक्वल टू T प्राइम डिवाइड बाई T, दैट इज T प्राइम इज इक्वल टू 4T इज द राइट आंसर। 4T 4 गुना हो जाएगा टेम्परेचर। बाई हाउ मेनी फोल्ड, कह रहा है कि बाई हाउ मेनी फोल्ड टेम्परेचर ऑफ गैस वुड इंक्रीज, 4 टाइम्स कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यार इतने सरल प्रश्न है, बस थोड़ा तोड़ मरोड़ना होता है और कुछ नहीं करना होता। आओ देखते हैं क्या है आंसर। और पहला ही प्रश्न 4T1 इज द राइट आंसर। ये तो बिल्कुल ऐसे जुएलाइन थ्रो वो फेंकने वाला, भाला फेंकने वाला है, क्वेश्चन सही कर दिया फटाफट, ऐसे नीरज चोपड़ा हो गए आज तो। आओ देखो आगे, देखो यार मजा तो आता है केमिस्ट्री में, तुम कुछ भी कहो, तुम्हें कितना ही टफ लगता होगा, पर ये सब्जेक्ट मजा तो देता है। आओ क्वेश्चन नंबर 7 मेरे सामने, मेरी स्क्रीन पर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस प्रूव्स
केटीजी से ही सारे लो प्रूव हुए थे, ऑल ऑफ दीज, इतने सरल। फोर्थ क्वेश्चन खत्म। आओ क्वेश्चन नंबर 7 खत्म कर दिया है मैंने। 4 ऑप्शन सारे इसी से प्रूव करे जाते हैं बेटा, क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करें। अगर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन वंडरवॉल इक्वेशन स्टेट ऑफ गैस लो द कांस्टेंट बी क्या रिप्रेजेंट करता है? बी करता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स को। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देख लीजिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है मेरे सामने। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इन एन आइडियल गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल्स, क्या कहता है केटीजी? बोला स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। मैंने कहा था, मैं नहीं कह रहा, केटीजी कहता है, तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और अगले प्रश्न की तरफ मूव कर लेते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए एंड बी आर वंडरवॉल कांस्टेंट फॉर गैस, क्लोरीन इज मोर इजीली लिक्विफाई। अगर लिक्विफाई हो रहा है आसानी से, तो ए फैक्टर जो होता है वो अट्रैक्शन फैक्टर होता है। दैट मीन अवश्य ही ए फैक्टर जो होगा, अगर क्लोरीन ज्यादा आसानी से लिक्विफाई हो रहा है, तो ए फैक्टर ऑफ क्लोरीन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए फैक्टर ऑफ C2H6, क्लियर। और बी फैक्टर कम होगा, क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और इसी के साथ अपन ने गैसियस स्टेट एक और खत्म कर दिया है। और ये सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है, इसके साथ साथ लाइक शेयर भी आपके रिक्वेस्टेड है। चलिए गैसियस स्टेट हमने खत्म किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।